हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमपी ज्योग्राफी के बारे में। देखिए, ये जो एमपी का सीरीज है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है इस टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलर कोई भी कॉन्क्रीट बुक ऐसी नहीं है जिसमें सारी चीजें आपको एक ही जगह मिल जाती है। तो इन वीडियो सीरीज के माध्यम से ये कोशिश की गई है कि चार पांच बुक्स वगैरह डिफरेंट नोट्स वगैरह से कंपाइल करके जो एकदम क्रक्स है, जो मेन मटेरियल को आपको स्लाइड्स पिक्टोरियल फॉर्म में समझाया जाए कि ताकि बच्चों को इधर उधर वैंडर इधर उधर घूमना ना पड़े, अलग अलग सोर्सेस से एग्जैक्ट मटेरियल को निकालने के लिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक, फिजियोग्राफी ऑफ एमपी। और हम सिलेबस से स्टिक होके ही एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। फिजियोग्राफी ऑफ एमपी। देखिए, अब एमपी के बारे में अगर मैं बात बताऊं, ये आपको सेंटर में दिख रहा होगा मध्य प्रदेश, है ना। अब देखो, जियोलॉजिकली आपने इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि भूवैज्ञानिक टाइम स्केल, जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो बोलते हैं हम, जो एक थ्योरी थी एल्फ्रेड वेगनर। एल्फ्रेड वेगनर की एक थ्योरी थी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसमें इनने कोशिश की थी कि किस प्रकार से, किस तरीके से हमारे पूरा जो आज का मैप है वो किस प्रकार से अस्तित्व में आया था। तो इनने ये बताया था कि दो तरीके के लैंड फॉर्म्स थे। एक ऊपर वाले को बोलते हैं अंगारा लैंड और नीचे वाले को बोलते हैं गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड में आपके कौन कौन आ जाएगा? आपका अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका। तो इंडिया जो है आपका, ये मध्य प्रदेश जो पार्ट है, ये आपका इंडिया मध्य प्रदेश वगैरह आपका गोंडवाना लैंड का पार्ट था, गोंडवाना भूमि का एक अंश था, है ना। अब देखो, मध्य प्रदेश लैंडलॉक्ड है। लैंडलॉक मतलब कि आप देख सकते हो यहाँ पे किसी भी और समुद्र, मतलब ओशन का ओपनिंग अप नहीं है, समुद्र में एक्सेस नहीं है इसका, है ना, पोर्ट वगैरह नहीं है इसमें। और ये भारत के टोटल एरिया का 9.38% है। बात समझ में आई? अब हम इसके थोड़े से फिजियोग्राफी के बारे में बात करें तो देखिए, ये ऊपर वाला जो साइड है, इसके नॉर्थ में गंगा यमुना मैदान है, गंगा यमुना प्लेन्स है, ठीक है। साउथ में अगर आप देखोगे, इसके दक्षिण में क्या है? ताप्ती की घाटी। ये बाउंड्री में ताप्ती रिवर निकलती है, ताप्ती की वैली, ताप्ती रिवर, है ना। और महाराष्ट्र प्लेटू है। ये वाला एरिया कौन सा है? महाराष्ट्र प्लेटू है, ठीक है। इसके वेस्टर्न पार्ट में, इसके पश्चिमी एरिया में, ये देखो, गुजरात से शुरू होके न्यू दिल्ली तक अरावली पर्वत है। और इसके पूर्वी दिशा में छत्तीसगढ़ प्लेन्स, छत्तीसगढ़ के मैदान है ना। ये एक बेसिक डिस्क्रिप्शन है, मेंस में कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है, तो हमें ये पता होना चाहिए। इस स्लाइड में देखिए, ये यहाँ पे मध्य प्रदेश है, सेंटर में है। आपको इसको थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो जो चीजें हमने डिस्कस की वही चीजें इसमें प्रॉपरली वे में बताया गया है, कहाँ पे क्या क्या है, नर्मदा वैली, तप्ती वैली वगैरह, क्या क्या चीजें वगैरह है, ठीक है। अब हम आते हैं मध्य प्रदेश के फिजिकल डिवीजन या फिर मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन के बारे में बात करेंगे हम। देखिए, मध्य प्रदेश के टोटल 3 भौतिक विभाजन है। एक सेंट्रल हाईलैंड्स, दूसरा सतपुड़ा माइकाल रेंज, बघेलखंड प्लेटू। अब इसको हम डिटेल में एक एक करके हमें इस टॉपिक में डिस्कस करना है ना। तो देखिए, सेंट्रल हाईलैंड्स, केंद्रीय हाईलैंड्स, इसमें ये आपका ये वाला पार्ट आ जाएगा पूरा, ठीक है। ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ना, दिख रहा है आपको? ये आपका पूरा किस में आ जाएगा? सेंट्रल हाईलैंड्स। ये वाला पार्ट है आपका प्लेटू ऑफ इंडिया, प्लेटू ऑफ इंडिया, ठीक है। प्लेटू ऑफ इंडिया या फिर इसको सेंट्रल हाईलैंड्स भी बोलते हैं, ग्वालियर शिवपुरी वाला रीजन वगैरह, ठीक है। ये पिंक में है बुंदेलखंड, टीकमगढ़, छतरपुर, बुंदेलखंड का पठार, टीकमगढ़, छतरपुर, ये सारी ओरछा,
बहुत ही फेमस है। यहाँ पे लक्ष्मण जी का मंदिर वगैरह है, रामविलास पैलेस वगैरह है। फिर अगला आ जाएगा आपका रीवा पन्ना प्लेटू, रीवा का पठार। ये दिख गया आपको, रीवा का पठार। यहाँ पे विंध्याचल माउंटेन चलते हैं, विंध्याचल की पर्वत का एक एक्सटेंशन है, कैमूर रेंजेस यहाँ पर है, डिटेल में पढ़ेंगे हम। फिर आ जाएगा आपका मालवा प्लेटू, मालवा का पठार। फिर आपका सबसे नीचे ये आ जाएगा नर्मदा सोन वैली, नर्मदा सोन वैली, है ना। ये पूरा मिलके आपका क्या आ जाएगा, प्लेटू ऑफ इंडिया या फिर सेंट्रल हाईलैंड्स में। ठीक है, एक और बार यहाँ पे देखिए, मैं मतलब हाईलाइट करते चलो, ये सेंट्रल प्लेटू, प्लेटू ऑफ इंडिया, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना। बुंदेलखंड के जस्ट राइट हैंड साइड में क्या है, रीवा पन्ना। फिर नीचे क्या आ जाएगा, मालवा, सबसे बड़ा दिख रहा है मालवा। फिर ब्लू में ये नर्मदा सोन। फिर राइट हैंड साइड में सबसे ईस्टर्न पार्ट में क्या आ जाएगा, बघेलखंड, बघेली स्क्रिप्ट भी होती है एक। फिर सबसे नीचे आएगा सतपुड़ा माइकाल रेंजेस, ये पहाड़ है, डिटेल में पढ़ना है। ये सेकंड डिवीजन हो गया सतपुड़ा माइकाल, ये ऑरेंज में जिसके ऊपर मैं पेन चला रहा हूँ, और बघेलखंड सबसे ईस्टर्न वाला। तो टोटल कितने डिविजन्स हो गए मध्य प्रदेश के, 7। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए इस पे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब हम बात करेंगे प्लेटू ऑफ सेंट्रल इंडिया की। सेंट्रल इंडिया प्लेटू की बात करेंगे, जो हमने प्रीवियस स्लाइड्स में देखा उसी का डिटेल में हमें स्क्रूटिनी करना है एक तरीके से। अब देखो इसमें डिस्ट्रिक्ट्स, जिले कौन कौन से हैं, भिंड, ठीक है, मुरैना, ये देखो, भिंड हो गया, मुरैना हो गया, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ठीक है, मंदसौर और नीमच। ठीक है, शिवपुरी भी है यहाँ पे। तो ये जो रीजन है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटू ऑफ सेंट्रल इंडिया। मैप में दिखाया था, उसमें आपको फिजिकल डिवीजन दिखाया था, इसमें आपको पॉलिटिकल डिवीजन, इसके जिले भी दिखा दे रहे हैं। प्री में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ऐसे पिक्टोरियल फॉर्म में आपको यही चीजें याद रहेंगी। अब मैं अगर सेंट्रल इंडिया, प्लेटू ऑफ सेंट्रल इंडिया की ही बात हो रही है, उसमें बात करूं तो इसमें एलुवियल सॉइल मिलते हैं, जलोढ़ मिट्टी। एलुवियल सॉइल कभी भी, रिवर्स जो रहती है आपकी नदियां, उसके जैसे रिवर्स है, उसके आजू बाजू में आपको एलुवियल डिपॉजिट्स मिलेगा। खादर, भंगर, इस तरीके के नाम वगैरह रहते हैं इसके। और ये सबसे ज्यादा फर्टाइल या फिर सबसे ज्यादा उपजाऊ, सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल होता है। इसमें आप किसी भी तरीके के क्रॉप्स वगैरह ग्रो कर सकते हो, किसी भी तरीके की खेती हो सकती है यहाँ पे, है ना। अब देखो ये ग्वालियर वाले रीजन में क्या है, यहाँ पे जो नदी बहती है, एक चंबल नदी बहती है, ये मंदसौर के पास से चंबल नदी बहती है इस वाले रीजन पे। तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं, चंबल रेवाइंस या फिर चंबल बैडलैंड। थोड़ी सी बात समझने की कोशिश करना, चंबल बैडलैंड्स है कि ये बहुत प्रोमिनेंट रीजन है। यहाँ पे एक समय के लिए डकैती के लिए भी बहुत ही रीजन फेमस था। आप जैसे समझते हो, ये मिट्टी है, ये चंबल की मिट्टी है ना, ये मिट्टी, मिट्टी का टॉप लेयर है। अब यहाँ से चंबल नदी फ्लो हो रही है। क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे वनस्पति पेड़ पौधे नहीं है, तो इस वजह से इसकी जो मिट्टी रहती है बहुत ही लूज रहती है। अब जैसे ही चंबल नदी इसके ऊपर से जाती है, चंबल नदी क्या करती है, ऊपर की मिट्टी को पूरे तरीके से इरोड कर देती है, ऊपर की मिट्टी को बहा देती है, एक तरीके से इरोड कर देती है, बहा देती है। तो इस वजह से जो भी न्यूट्रिशंस, मिनरल्स जो बोलते हैं, मिनरल्स वगैरह जो हो गए आपके, ठीक है, जैसे पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन वगैरह, वो पानी के साथ बह जाता है। इस वजह से ये जो मिट्टी रहती है इनफर्टाइल या फिर अनुपजाऊ बन जाती है, इनफर्टाइल बन जाती है। अब देखो कई बार क्या रहता है, कई जगह मिट्टी हार्ड रहती है और कई जगह मिट्टी सॉफ्ट रहती है। तो जहां पे मिट्टी सॉफ्ट रहेगी, वहां से जब नदी फ्लो होगा, तो उस वजह से क्या रहता है, जहां पे सॉफ्ट रहेगी नदी, तो यहाँ पे मिट्टी आपकी सॉफ्ट रहेगी, तो वहां पे ऐसे बड़े बड़े गलीज बन जाते हैं, और हार्ड में ऐसे हार्ड रहते हैं, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, ये सॉफ्ट मिट्टी थी, तो ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से इरोड हो गई। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, चंबल रेवाइंस या फिर चंबल बैडलैंड्स। ये बहुत ज्यादा अनुपजाऊ रहती है या फिर इनफर्टाइल, यहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है। बात समझ में आई। इसका क्लाइमेट कॉन्टिनेंटल टाइप का क्लाइमेट है। कॉन्टिनेंटल मतलब
ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, महाद्वीपीय क्लाइमेट वगैरह, जलवायु वगैरह रहता है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या रहता है एक्चुअली में। देखो ये वाला एरिया हो गया चंबल का, है ना। अब देखो, हमेशा अगर जैसे मुंबई वगैरह को आप देखोगे, मुंबई वगैरह ये सब कहाँ पे है, मुंबई कोलकाता, ये समुद्र के पास है। तो यहाँ पे डेली समुद्र की हवा या फिर सी ब्रीज चलती है और डेली वर्षा या फिर रेनफॉल होती है। तो इसके वजह से जो तापमान रहता है, इसके वजह से टेम्परेचर एक कांस्टेंट टाइप बना रहता है, एक्सट्रीम नहीं जाता टेम्परेचर। मतलब कि ठंड में बहुत ज्यादा ठंड नहीं पड़ती और गर्मी में बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता। पर यहाँ पे तो देखो, कोई समुद्र नहीं है मध्य प्रदेश के बाजू में, तो कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट में एक्सट्रीम टेम्परेचर होते हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो जाएगा ठंड में और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा गर्मी में, समर में। ये होता है कॉन्टिनेंटल टाइप क्लाइमेट। और रेनफॉल यहाँ पे 75 सेंटीमीटर होती है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। किस तरीके की फसलें बोई जाती हैं यहाँ पे, क्रॉप्स किस तरीके का होता है, गेहूं। गेहूं को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ती, वाटर इंटेंसिव नहीं रहती है, तो इसलिए गेहूं ग्रो कर सकते हो। सरसों, मस्टर्ड, बार्ली, जौ, ये सारे क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो कर सकते हो। ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसमें देखो आप पूरे एक ये मैप मैंने इंक्लूड कर दिया कि इसमें आप पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में कहाँ पे कौन सा किस तरीके के फसल बोए जाते हैं इसको आप देख सकते हैं। तो ये मैप आप डायरेक्ट मेंस में बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह किस तरीके का है, किस तरीके की वनस्पति मिलती है, ट्रॉपिकल ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट, उष्ण कटिबंधीय फॉरेस्ट, है ना। अब ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट की खास बात क्या रहती है कि इसमें एक लीफ शेडिंग पीरियड रहता है, मतलब पतझड़। पतझड़, पतझड़ मतलब समर के टाइम पे, गर्मी के टाइम पे क्योंकि रेनफॉल नहीं होता तो पत्ते सूख के गिर जाते हैं, है ना। तो इसमें एक डिस्टिंग्विश लीफ शेडिंग पीरियड रहता है। और साथ ही साथ इसमें मेन चीज क्या रहती है, किस तरीके के पेड़ मिलते हैं, टीक, शीशम, ठीक है, नीम, इस तरीके के पेड़ वगैरह मिलते हैं, है ना। रेनफॉल इसमें 150 से 200 सेंटीमीटर तक हो जाती है, पर क्योंकि ये कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है तो यहाँ पे रेनफॉल आपकी कम मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सहारिया ट्राइब मिलता है, ग्वालियर वगैरह में सहारिया ट्राइब मिलती है। सहारिया ट्राइब से सबसे मेन चीज दिमाग में क्या आनी चाहिए, माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन या फिर कुपोषण, कुपोषण के लिए ये ट्राइब बहुत ज्यादा फेमस है। ये ट्राइब देखो शिवपुरी ग्वालियर में मिलती है और साथ ही साथ आपके राजस्थान की कई जगह भी मिलती है। ये प्रिमिटिव टाइप है। प्रिमिटिव का मतलब क्या रहता है कि ये बहुत बैकवर्ड, पिछड़ी जाति, मतलब पिछड़ी जनजातियों में आता है। इनका रिटन स्क्रिप्ट वगैरह नहीं होता है, ठीक है। ये आज भी तेंदुपत्ता वगैरह, फिर जो बेसिक इनके महुआ जो लीव्स वगैरह रहता है, इनका कोई डेवलप कल्चर वगैरह नहीं रहता, प्रॉपर हॉस्पिटल हेल्थ केयर वगैरह ये सारी चीजें नहीं रहता। तो इस वजह से ये बहुत बैकवर्ड ट्राइब वगैरह मानी जाती है। इसको डिटेल में आपको और बताया जाएगा कि जब हम ट्राइब्स पढ़ेंगे, एमपी की जनजातियां वगैरह पढ़ेंगे, तब हम इसका डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अगला आ जाएगा आपका बुंदेलखंड प्लेटू, ठीक है। बुंदेलखंड प्लेटू कहाँ पे था, सेंट्रल इंडिया प्लेटू के जस्ट राइट हैंड साइड में। बात समझ में आ रही है, ये देखो ये इसके जिले, ठीक है। टीकमगढ़, छतरपुर, है ना, छतरपुर, टीकमगढ़, दतिया, शिवपुरी, सागर, है ना। देखो ये कुछ कुछ आपका सेंट्रल इंडिया प्लेटू के साथ भी ओवरलैप करता है, कभी भी हम एग्जैक्ट बाउंड्रीज नहीं खींच सकते। बात समझ में आ रही है। और ये देखो सबसे सूखा रीजन ड्राई रीजन्स में भी आता है। यहाँ पे अकाल पड़ता है बहुत, ड्रॉट वगैरह बहुत ज्यादा आता है। यहाँ पे किस तरीके की मिट्टी मिलती है, मिक्स सॉइल, है ना। अलग अलग टाइप की मिट्टी मिलती है, कैसे, देखो क्योंकि यहाँ पे केन बेतवा नवर है तो आपकी एलुवियल सॉइल भी मिलेगा, प्लस काली मिट्टी ब्लैक सॉइल भी मिलता है, रेड सॉइल भी मिलता है, लैटराइट सॉइल भी मिलता है। तो हर तरीके के सॉइल्स मिल जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे रेनफॉल सेंट्रल इंडिया प्लेटू के कंपैरिजन में वर्षा यहाँ पे ज्यादा होती है। वहां पे 75 होती थी, यहाँ पे 75 टू 100 सेंटीमीटर होता है। इन सब का रीजन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे जब हम एमपी का क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे। 75 से 100 बारिश होती है, ये फैक्ट्स आपको प्री के लिए याद रखने हैं, है ना।
अब देखो सबसे दो मेन नदियां जाती है, केन बेतवा, केन बेतवा। अब देखो केन बेतवा नदी अभी न्यूज पे क्यों थी? केन बेतवा नदियों में एक परियोजना, एक लिंक बनाया जा रहा है, कैनल बनाया जा रहा है। कैनल समझते हैं, जो दो नदियों को आपस में जोड़ता है। और यहाँ पे क्या है आपका? पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व। अब पन्ना जो उद्यान है आपका, यहाँ पे सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी क्या है? अब देखो यहाँ पे एक कैनल बन रहा है, तो इस वजह से पन्ना टाइगर रिजर्व का एक बड़ा क्षेत्रफल के पेड़ों को काट दिया गया है। तो इस वजह से बहुत वाइल्ड लाइफ जो एक्टिविस्ट वगैरह थे, उन लोगों ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह किया था, पर इसको अभी ग्रीन सिग्नल मिल चुका है। ठीक है। एग्रीकल्चर क्या होगा? ज्वार, वीट, है ना, ज्वार गेहूं वगैरह मुख्य फसलें वगैरह है। सूखा एरिया तो सूखे क्रॉप्स वगैरह ग्रो होंगे। अब देखो प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, सिद्धा बाबा पीक, बुंदेलखंड का, ये एमपीपीएससी प्री में पूछा जा चुका है, प्री का क्वेश्चन है। सिद्धा बाबा पीक इस एरिया की हाईएस्ट पीक है, बुंदेलखंड की। ठीक है, याद रखना, सिद्धा बाबा नाम याद रखना, बुंदेलों से सिद्धा बाबा। खजुराहो, ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को के लिस्ट में वर्ल्ड हेरिटेज साइट वगैरह में आता है ना। चंडेल राजा शासकों के द्वारा बनाया गया है, 11वीं 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ था, चंदेल शासकों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। कंदरिया महादेव टेम्पल वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अब देखो इसका मीन सी लेवल, है ना, मीन सी लेवल मतलब कि देखो ये नॉर्मल प्लेटो है, ये समुद्र का तट है, समुद्र के तट से, मीन समुद्र के तट से इसकी हाइट कितनी है? 150 से 400 मीटर, मतलब हाइट पे है। अब देखो हाइट पे है, हमें क्या पता है, कोई सी भी चीज की हाइट अगर ज्यादा होती है तो वहां पे टेम्परेचर कम रहता है, तो यहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है, कोल्ड टेम्परेचर, ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है। बात समझ में आई? अब हम बात करेंगे मालवा के पठार के बारे में। ठीक है। ये पूरा सबसे बड़ा एरिया, मतलब वन ऑफ द लार्जेस्ट एरिया में आता है। ये आपका रीजन हो गया है। देखो एक बार यहाँ पे मार्क करते हैं, आपका क्या हो गया? सेंट्रल इंडिया हो गया, ये बुंदेलखंड हो गया। ठीक है। ये बघेलखंड, ये नर्मदा सोन। इसमें देखो, ये मैंने जानबूझ के, देखिए आप इसमें एक बार मार्क करने की कोशिश करना, कहाँ पे कौन कौन सी है ना। अब देखो यहाँ पे मेन मुख्य जिले कौन कौन से हैं। देखो कभी भी ज्योग्राफी वगैरह पढ़ोगे, मैप हमेशा आपके हाथ में खुला रहना चाहिए। इसके मुख्य जिले कौन कौन से? राजगढ़, झाबुआ, धार, रतलाम, देवास, उज्जैन, शाजापुर। एमपी में अभी कितने जिले हैं बताइएगा आप लोग? शाजापुर, ठीक है, रायसेन आदि। और इसका टोटल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 28%, 28% है। अब ये किससे बना था? ये इसमें काली मिट्टी मिलती है, ब्लैक सॉइल, ये डेक्कन ट्रैप से बना था। आप लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि जब भारत, ये आपका क्या हो गया, एशिया, जब भारत एशिया की तरफ आ रहा था, तो अफ्रीका के पास एक हॉटस्पॉट था, उसका नाम था रीयूनियन हॉटस्पॉट। तो यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, ज्वालामुखी फटा था, इस वजह से इस एरिया में काली मिट्टी मिलती है। यह हालांकि इसका टॉपिक नहीं है, पर ये आपने इंडियन ज्योग्राफी में अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग ये डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस वजह से इस वाले रीजन पे ब्लैक सॉइल मिलता है, काली मिट्टी मिलती है। और काली मिट्टी का एक और नाम है रेगूर, है ना, रेगूर। और इसमें हमेशा जहाँ पे भी काली मिट्टी मिलती है, वहां पे कॉटन, कपास, गेहूं, ये सब उगाया जाता है। क्यों, ऐसी क्या प्रॉपर्टीज रहती है, हम सॉइल्स में डिटेल में देखेंगे। किस तरीके का जलवायु है? मॉनसून, मॉनसून टाइप क्लाइमेट है। रेनफॉल वही आपका, वर्षा आपकी 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है। सबसे मेजर क्रॉप्स वगैरह क्या होते हैं? इसके अलावा कॉटन वीट तो होता है, इस एरिया में सोयाबीन मिलता है। देखो प्री का एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एमपी, मध्य प्रदेश नंबर 1 में आते हैं इंडिया में सोयाबीन प्रोडक्शन में। और मालवा को सोयाबीन की खजान खदान बोलते हैं, सबसे ज्यादा इंडिया में सोयाबीन यहाँ पे होता है।
फिर ग्राउंडनट मूंगफली, ग्राउंडनट, शुगर केन गन्ना। ठीक है, ये सारी चीजें होती है। मुख्य नदियां कौन सी हैं यहाँ पे? मुख्य नदियां कौन सी मतलब फ्लो होती हैं यहाँ पे? चंबल, पार्वती, शिप्रा, उज्जैन से बहती माही। अगली हम बात करेंगे रीवा पन्ना प्लेटू के बीच में, ये बुंदेलखंड के राइट हैंड साइड में आता है। ठीक है, इसको हम विंध्यन प्लेटू भी बोलते हैं क्योंकि ये यहाँ पे ये विंध्य माउंटेन भी लाया करता है। इसका क्षेत्रफल टोटल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना है? 10.37%। ये फैक्ट्स आपको याद होने हैं क्योंकि देखिए एमपी में कई बार फैक्चुअल चीजें पूछता है, ऐसी फैक्ट्स ही पूछता है ना। मुख्य जिले कौन से हैं? सतना, रीवा, दमोह, पन्ना। ठीक है, मैप में आप देखिएगा, क्रॉस चेक कीजिएगा, आपको दिखेगा। अब यहाँ पे किस तरीके की मिट्टी मिलती है? लैटेराइट सॉइल। लैटेराइट सॉइल की खास बात क्या रहती है? ये हालांकि इनफर्टाइल होता है। यहाँ पे एल्यूमिनियम, लोहा, आयरन, एफई आयरन होता है, लोहा, ये सब बहुत मिलते हैं। तो आयरन के होने की वजह से इसका हल्का सा रेडिश कलर आता है। यहाँ पे आप कैश क्रॉप्स जैसे कि कैश्यू, काजू, ये सब ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, टी, पर यहाँ पे ग्रो क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे वैसे कंडीशंस ही नहीं है चाय काजू वगैरह ग्रो करने की। ये आपके सदर्न स्टेट्स में ही होता है, केरल वगैरह में। ठीक है, अब देखो ये जो विंध्य जो पूरा बना है, ये आपका चूने से बना हुआ है, चूने के पत्थर का, लाइमस्टोन। तो इसी वजह से आप देखोगे जितनी भी सीमेंट की फैक्ट्रीज होती है, सीमेंट के कारखाने रहते हैं, ये सबसे ज्यादा आपके सतना, रीवा, पन्ना, इन्हीं सब जगह मिलेगा आपको। बात समझ में आ रही है? रीवा पन्ना प्लेटू में। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे रीवा, ये आपका विंध्य पर्वत है। विंध्य पर्वत के बीच में गैप है, फिर विंध्य पर्वत का ही एक एक्सटेंशन है जिसका नाम है कैमूर रेंजेस। विंध्य पर्वत के एक्सटेंशन का नाम कैमूर रेंजेस है। ये एमपीपीएससी प्री में पूछ चुका है कि कैमूर किसका पार्ट है। ये पूरा आपका चूने से, लाइमस्टोन से बना है ना। अब देखो यहाँ से कई नदियां बहती है, केन, सोन, टोंस। तो ये बीच में से काट देती है इसको, किसको? विंध्या और कैमूर को आपस में काट देती है। ठीक है, अब देखो विंध्य रेंज के बारे में कुछ कुछ फैक्चुअल चीजें, ये इतनी लंबाई है ना, जबलपुर डिस्ट्रिक्ट वगैरह को भी टच करती है। किस किस बिहार के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स तक जाता है ये, है ना। ये कुछ कुछ फैक्चुअल चीजें, मिर्जापुर डिवीजन वगैरह यूपी के भी टच करता है ये, है ना। इसका विड्थ, चौड़ाई अप्रोक्स 80 किलोमीटर तक है। ये कुछ कुछ फैक्चुअल चीजें, ये आपसे प्री में तो नहीं पूछेगा, पर हाँ आपसे मेंस में आप इन फैक्ट्स का यूज कर सकते हैं लिखने में। अब देखो सबसे खास बात, रीवा पन्ना प्लेटू में चचई जलप्रपात, चचई फॉल्स, ये एमपी का सबसे ऊंचा फॉल है, और ये कौन से नदी में? बीहड़, बीहड़ नदी में, रीवा के पास से निकलती है। और ये भारत का 23वां सबसे बड़ा जलप्रपात है। ये फैक्ट आपको याद रखना है, प्री के लिए फैक्ट है। बात समझ में आई? अब देखो यहाँ पे किस तरीके की फसल बोए जाते हैं? गेहूं, ज्वार, ऑयल सीड्स, तिलहन, इस तरीके के मेनली फसल यहाँ पे बोए जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे इमेज में इंक्लूड किया गया है, ये एक्चुअल इमेज है आपकी किसकी? चचई फॉल्स की। ठीक है, ये मैप में आप कुछ डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह देख सकते हैं, बेसिक मैप है, जूम करके आप इसको देख सकते हैं रीवा वगैरह का। ये देखो गेहूं, ज्वार, मतलब ये गेहूं हो गया, ज्वार बाजरा वगैरह, ऑयल सीड्स वगैरह, ये डायरेक्ट पिक्टोरियल इंक्लूड कर दिया गया कि ताकि आपको याद रहे। अब हम आ रहे हैं नर्मदा सोन वैली। ये दिख रही है आपको नर्मदा सोन वैली। ये टोटल क्षेत्र एमपी के टोटल क्षेत्रफल का 26% आता है। मेन जिले कौन कौन से आते हैं? मंडला, मंडला में क्या है? कान्हा, कान्हा नेशनल पार्क, जबलपुर, होशंगाबाद, खरगोन, खंडवा,
जब हम नर्मदा नदी पढ़ेंगे तब इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ जाएंगे। ये मैप में आप लोकेट करने की कोशिश करें, ये वाला एरिया है, यहाँ पे आपको पूरा दिखेगा, है ना। अब देखिए नर्मदा सोन वैली के बारे में बात करते हैं। ये आपका विंध्य की पर्वत, ये विंध्य हो गया, और ये सतपुड़ा। ये देखो इस फिगर को ध्यान से देखिए, विंध्य और सतपुड़ा के बीच से फ्लो होता है नर्मदा। ठीक है। अब देखो ये जो माइकाल रेंजेस, एक मिनट में कलर चेंज करता हूँ, ये ब्लैक में आपको व्हाइट से अच्छे से दिखेगा। हाँ, ठीक है। तो देखिए ये विंध्य रेंजेस है, ये आपके सतपुड़ा माउंटेन्स वगैरह हैं। तो इसके बीच से नर्मदा नदी निकलती है, और यहीं से सोन नदी ऊपर जाके गंगा में मिलती है, और ये गल्फ ऑफ खंबात की खाड़ी, खंबात में जाके खत्म हो जाता है, गुजरात में है। अब देखो ये एक्चुअली माइकाल का एक एक्सटेंशन है, अमरकंटक, अमरकंटक प्लेटू, ये माइकाल का ही एक अलग से हिस्सा है, प्लेटू है। वहां से आपकी नर्मदा नदी, सोन नदी, और ये महानदी, तो यहाँ पे महानदी की एक ट्रिब्यूटरी रहती है आईबी, ये तीन नदी निकलती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल ड्रेनेज। रेडियल ड्रेनेज मतलब एक सेंटर पॉइंट से अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग डायरेक्शंस में तीन नदी है, नर्मदा, सोन, आईबी, और ये आके महानदी से मिल रही है। ठीक है, महानदी से मिल रही है, तो इसका रेडियल ड्रेनेज है। अब देखो यहाँ पे नर्मदा नदी है, तो ऑब्वियसली आपका क्या मिलेगा, एलुवियल सॉइल तो मिलना ही मिलना है। इसको हम रिफ्ट वैली भी बोलते हैं। रिफ्ट वैली क्या रहता है कि जब भी दो पहाड़ों के बीच में, ये दो पहाड़ हो गए, ये आपका विंध्य हो गया और आपका सतपुड़ा, के बीच से जब नदी निकलती है तो उसको हम रिफ्ट वैली बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे डीप ब्लैक सॉइल मिलेगा, गहरी काली, ठीक है, गहरी काली काली मिट्टी और जलोढ़, एलुवियल डिपॉजिट्स वगैरह मिलेंगे। काली मिट्टी क्यों मिलेगा, क्योंकि ये मालवा के बाजू में है, जो मैंने लास्ट स्लाइड में आपको बताया था, मालवा के बाजू में है, तो यहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलेगा, ब्लैक सॉइल मिलेगा। और क्योंकि नदी निकलती है तो यहाँ पे एलुवियल डिपॉजिट्स होंगे। ठीक है। यहाँ पे रेनफॉल थोड़ी ज्यादा होती है, 125 तक सेंटीमीटर तक होती है, और इसकी एवरेज हाइट अबव मीन सी लेवल, समुद्र तट से कितनी हो चाहिए, 300 मीटर। ठीक है। अब हम इसमें आएंगे सतपुड़ा में। आप लोगों ने वो सुना होगा, सतपुड़ा के घने जंगल करके एक पोएम है। ठीक है। अब ये सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में लोकेटेड रहता है। ठीक है। इसके ऊपर नर्मदा नदी बहती है, ताप्ती नदी वगैरह भी बहती है। अब ये देखो कितने पार्ट में टूटा है, राजपिपला, महादेव, माइकल, और एक और होता है गवालीगढ़। ठीक है। इस ये कहां तक खिंचता चला जाता है, छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ पे, झारखंड। यहाँ पे सबसे ज्यादा आपके मिनरल्स मिलते हैं, कोल, आयरन वगैरह ये सारे मिलते हैं। ठीक है। ये ब्लॉक माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन जिसका शेप ऐसा रहता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा रिफ्ट वैली, रैंप वैली, ये आपका हॉर्स हो गया, ये ग्रैबन। ये देखो ये सारी चीजें आप ऑलरेडी वर्ल्ड ज्योग्राफी में, फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, तो पहले अगर आप वो पढ़े रहेंगे तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आएगी, है ना। अब ये देखो किससे बनता है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट और बासल्ट एक तरीके के पत्थर रहते हैं, ग्रेनाइट और बासल्ट चट्टान वगैरह रहती है, तो उससे मिलता है। जैसे आपका विंध्याचल किससे बनता है, चूने के पत्थरों से बनता है, तो वैसे ये किससे बनता है, आपके ग्रेनाइट से। धूपगढ़ पचमढ़ी में है, धूपगढ़ कहाँ पे, पचमढ़ी, ये इसका हाईएस्ट पीक है, इतनी हाइट है इसकी, और ये महादेव माउंटेन में आता है। ठीक है। अमरकंटक जो मैंने बताया, नर्मदा सोन अमरकंटक वगैरह से निकलती है। अब देखो, एक मिनट सॉरी, मैं एक रफ में आपको स्ट्रक्चर बता रहा हूं किस प्रकार का रहता है। ये आपका हो गया राजपिपला, ये सतपुड़ा का मैं बता रहा हूँ, सतपुड़ा में कौन कौन से रेंजेस आते हैं, सतपुड़ा में कौन कौन से रेंजेस आते हैं। ये आ गया आपका राजपिपला, ये कहाँ पे आएगा, गुजरात। फिर जैसे आप आ जाओगे एमपी में, एमपी में क्या आएगा आपका, ऊपर वाला आएगा महादेव, यहाँ पे आपका पचमढ़ी, छिंदवाड़ा, बैतूल वाला साइड आ जाएगा। यहीं पे आपका है धूपगढ़,
धूपगढ़ है, ठीक है। और नीचे वाला क्या आ जाएगा आपका, गवालीगढ़। गवालीगढ़ ये आपका कहाँ पे आएगा, महाराष्ट्र में। गवालीगढ़ महाराष्ट्र। फिर इसके बाद एक गैप आएगा, इस गैप के बाद देखो यहाँ पे फिर ब्लैक पेन का यूज करते हैं हम। फिर यहाँ पे जो गैप आएगा, एक और गैप आ जाएगा, इस गैप के बाद इसका नाम क्या है, मायकाल। फिर यहाँ पे एक छोटा सा क्या आ जाएगा, अमरकंटक। इस तरीके के ये पूरा है किसकी, ये पूरा मिलके क्या बनेगा आपका, सतपुड़ा मायकाल रेंजेस। टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है। अब देखो एमपीपीएससी प्री 2017 में क्वेश्चन आया था एक कि आपका कौन कौन से स्टेट से सतपुड़ा की रेंजेस वगैरह पास होती है, तो गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ठीक है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ये रट लेना है, ये पूछ चुका। और देखो यहाँ पे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पे कौन कौन से आ जाएंगे, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, सियोनी, पचमढ़ी जो कि होशंगाबाद की रेंज में आता है। और इसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 11%। बात समझ में आई, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आपको दिखेगा महादेव हिल्स वगैरह दिख रहा है, गवालीगढ़ हिल्स वगैरह दिख रहा है, ठीक है। ये माइकाल रेंजेस वगैरह दिख रहा है। ऊपर आपका कैमूर, विंध्याचल दिख रहा है, ये आपका नर्मदा, नर्मदा नदी बह रही है। और यहाँ पे गल्फ ऑफ खंबात में आके ड्रेन हो रही है। मेन नदियां कौन सी है यहाँ की, ताप्ती, जो सबसे नीचे की बाउंड्री है मध्य प्रदेश की। राजपीपला, गवालीगढ़, इसके बारे में हमने, रेंजेस के बारे में हमने बात कर ली थी डायग्राम के थ्रू, ठीक है। धूपगढ़ कहाँ पे है, पचमढ़ी में, हाईएस्ट पीक है, उच्चतम शिखर है इसकी, इसकी हाइट भी याद रखनी है। अब ये देखो धारवाड़ रॉक स्ट्रक्चर का आता है, धारवाड़ चट्टान का आता है। धारवाड़ चट्टान एक आर्कियन एज था, ये याद रखना, सिर्फ इतना याद रख लो, आर्कियन एज था। आज से मतलब 200 मिलियन ईयर्स पहले, जब इंडिया का हिमालयस वगैरह नहीं बने थे, उस समय की बात है, तब सतपुड़ा पहाड़ वगैरह ये सब आपके बन गए थे, ठीक है। इसका या धारवाड़ का पार्ट आपका कर्नाटका में भी आता है, बाबा बुड्डन हिल्स वगैरह, ठीक है। ग्रेनाइट स्ट्रक्चर से बना है। रेनफॉल इसकी कितनी होती है, 125 से 175 सेंटीमीटर, ओके। अगले तरफ चलते हैं हम, बघेलखंड। बघेलखंड सबसे ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है। आपने जैसे मैप में देखा होगा, मैप को एक और बार रिव्यू करिएगा वीडियो में पीछे जाके, बघेलखंड सबसे ईस्टर्न पार्ट में है। टोटल एरिया कितना है, 7% है क्षेत्रफल। शहडोल, SHA होगा यहाँ पे, शहडोल, उमरिया, सीधी, यहाँ पे बांधवगढ़ नेशनल पार्क है उमरिया में, उमरिया में बांधवगढ़ है, ठीक है। सीधी, ये सब सिंगरौली, इसको एनर्जी कैपिटल, ऊर्जा कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। NTPC का प्लांट है, जो लोग सिंगरौली वगैरह से होंगे उनको बहुत अच्छे से, कोयले की खदान है। अनूपपुर, ये पूरा कोल बेल्ट है, कोयला मिलता है यहाँ पे, मोटी परत भी मिलती है कोयले की। गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और विंध्यन रॉक स्ट्रक्चर भी आता है, विंध्य की चट्टानी भी आती है, क्यों, क्योंकि कैमूर रेंजेस जो रीवा पन्ना प्लेटू में है, वो बघेलखंड को भी टच करती है। यहाँ से सोन नदी निकलती है। सोन नदी कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ से निकल रहा है, अमरकंटक, उद्गम स्थल है अमरकंटक। और ये जाके ऊपर किससे मिल जा रही है, गंगा, बिहार के पास एक जगह है गंगा, गंगा में मिल जा रही है। लाल और पीली मिट्टी मिलती है, यहाँ पे रेनफॉल सबसे ज्यादा होती है, 125 से 175, ठीक है। सिंगरौली के बारे में जैसे बताया था, इसको एनर्जी कैपिटल, ऊर्जा राजधानी भी बोला जाता है ना, NTPC की वजह से, कोयले की परत की वजह से बिजली का उत्पादन बहुत अधिक होता है यहाँ से। फिर कर्क रेखा 23.5, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, ये बघेलखंड प्लेटू ये है, मान लो, तो इसको दो बराबरी हिस्सों में 23.5 कर्क रेखा काटती है। बात समझ में आया। अब देखो ये आपका एक फाइनल रिवीजन के लिए हो गया। फाइनल रिवीजन के लिए क्या हो गया, जो भी मैंने आपको अभी चीजें पढ़ाई है, ये जस्ट आप एग्जाम के पहले इस चार्ट से रिवाइज करेंगे। सेंट्रल इंडिया प्लेटू, डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी है, रॉक स्ट्रक्चर कौन कौन सी, नदियां कौन सी, इसकी हाइट कितनी है, टोटल एरिया कितना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, समरी चार्ट। कई बार एग्जाम में जब हम आखिरी में जाते हैं, इसी से आप लास्ट में देख लेना, क्योंकि पूरी स्लाइड्स देखने का टाइम तो नहीं रहेगा, तो आपका बहुत अच्छे तरीके से रिव्यू हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।